क्या सऊदी अरब इजराइल से हाथ मिलाएगा या फिलिस्तीन का सपना जो है वो दफन हो जाएगा। एक समझौता जो कि मध्य पूर्व को पूरी तरह से बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में, यानी कि अब्राहम समझौता। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये आखिर है क्या। इस समझौते में अगर जो सऊदी अरब है, जैसे कि जो ट्रंप है, उनका दावा है कि सऊदी जल्द ही अब्राहम समझौते को ज्वाइन करने वाला है, उससे पूरे मध्य पूर्व में क्या क्या मतलब कि बदलाव हो सकते हैं और इसके साथ क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो जो अभी अब्राहम समझौता 2020 में शुरू हुआ था, अभी सुर्खियों में बना हुआ है। यूएई, इसके साथ ही बहरीन और मोरक्को के बाद अब जो है कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हो चुका है और ट्रंप कह रहे हैं कि सऊदी अरब भी बहुत ही जल्द इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन क्या ये शांति का एक रास्ता है या फिर एक नया तूफान? तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। यहाँ पर आप सबसे पहले आर्टिकल देखिए। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल है। इसमें ये चीज कही जा रही कि इजराइल के ये जो अब्राहम समझौता है, ट्रंप के द्वारा ये कहा गया है कि जो जल्द ही सऊदी अरब इसको ज्वाइन करने वाला है। सऊदी अरेबिया डबल्स डाउन टू ऑन टर्म फॉर इजराइल टाइज बिफोर ट्रंप टॉक्स। इसके साथ ही जो यानी कि डेस्परेट फॉर सऊदी इजराइल टाइज, ट्रंप इग्नोर्स पेंटागन चाइना थ्रेट। ओके, 48 F-35 जेट्स डील, यानी कि F-35 जेट्स की डील हो रही है अमेरिका और सऊदी अरब, यूएस और सऊदी अरब के बीच। अब इस डील का इस समझौते से क्या लेना देना है? तो यहाँ पर हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करने वाले हैं कि उसमें शामिल होगा सऊदी अरब। क्राउन प्रिंस के यूएस दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप का क्या इशारा है? तो 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को के साथ कुछ समझौते किए थे। तो अब्राहम समझौता जो है मध्य पूर्व में इजराइल और बाकी जो अरब देश हैं उनके बीच ऐतिहासिक सामान्यकरण समझौते हैं, यानी कि एक तरह से उनके साथ संबंध अच्छे करने की ये एक कोशिश है, जिनकी शुरुआत 2020 में हुई थी। ये समझौते इजराइल और अरब दुनिया के बीच दशकों पुरानी जो दुश्मनी है उसको खत्म करने वाले थे, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे को दरकिनार करके सीधे राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध स्थापित किए गए थे। यानी कि फिलिस्तीन मुद्दे को यहाँ पर पूरी तरह से ही इग्नोर कर दिया गया था इस समझौते के तहत। 1948 से पहले की अगर हम बात करें तो इजराइल की स्थापना से पहले अरब देश यहूदियों के बीच संबंध थोड़े कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल थे, लेकिन 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद अधिकांश अरब देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 1967 का खार्तूम सम्मेलन होता है। अरब लीग ने 3 ना इसकी नीति अपनाई थी। इजराइल के साथ कोई शांति नहीं, कोई मान्यता नहीं और कोई बातचीत नहीं। तो तीनों यानी कि 3 नो की इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी। पहले समझौते जो हुए थे 1979 में, मिस्र इजराइल की शांति संधि होती है, कैंप डेविड समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। पहला अरब देश बनता है जो कि इजराइल को मान्यता देता है मिस्र। पहला इजिप्ट यानी कि ऐसा देश था। 1994 में जॉर्डन इजराइल की संधि होती है, यानी कि दूसरा अरब देश बन जाता है जो इजराइल को मान्यता देता है। इसके बाद 26 वर्षों तक कोई नया अरब देश इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं बनाता है। अब्राहम समझौते की शुरुआत होती है 2020 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जो थे जेरेड कुशनर, उनके बीच यानी कि ये दोनों मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या था अब्राहम समझौते का? ईरान का जो लगातार प्रभाव बढ़ रहा था उसको रोकना, आर्थिक सहयोग और जो क्षेत्रीय स्थिरता उसको कायम रखना। पहला समझौता होता है 13 अगस्त 2020 को। इजराइल और यूएई के बीच सामान्यकरण समझौता रहता है और यूएई का चौथा अरब देश बनता है जो कि इजराइल को मान्यता देता है। पहला मिस्र था, फिर जॉर्डन और उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूएई। बदले में इजराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को जोड़ने की योजना भी स्थगित कर दी थी। दूसरा समझौता 11 सितंबर 2020 में बहरीन ने भी इजराइल के साथ संबंध जो है सामान्य किए। आधिकारिक हस्ताक्षर किए गए 15 सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस में अब्राहम समझौते को औपचारिक घोषणा समारोह होता है। उसमें समझौते में ये घोषणा की जाती है कि जो इजराइल है उसको मान्यता मिलती है। इसमें कौन कौन साइन करते हैं? इजराइल करता है, यूएई, बहरीन और अमेरिका। इसका नाम अब्राहम क्यों रखा गया था? क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का
साझा पैगंबर इब्राहिम, यानी कि इब्राहिम से ये इस समझौते का नाम पड़ा अब्राहम। तो आप सोचते होंगे कि इब्राहिम और अब्राहम अगर एक है तो इनके बीच लड़ाइयां क्यों रहती। ये काफी रिलीजन की काफी लंबी लड़ाई है, यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के बीच, जो लगातार लंबे समय से चलती आ रही है। इसी वजह से जो इजराइल है, यानी कि इजराइल में जो रहने वाले यहूदी हैं, वो फिलिस्तीन लोगों को मान्यता नहीं देते हैं, ज्यूज को। अब देखिए इस समझौते की मुख्य उपलब्धियां क्या थी। सबसे पहली उड़ानें शुरू हो गई थी अगस्त 2020 में यूएई से, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से तेल अवीव के लिए सीधी उड़ान शुरू होती है। इसके साथ 2021 में इजराइल यूएई जो व्यापार है $1.2 बिलियन तक पहुंच जाता है इस समझौते के तहत, यानी कि संबंध इतने सामान्य हो गए थे कि इनके व्यापार बहुत अच्छे चल रहे थे। इसके बाद सुरक्षा सहयोग होता है, ईरान के खिलाफ गुप्त सहयोग बढ़ता है, पर्यटन जो है हजारों इजराइल, यूएई और मोरक्को जो है वो काफी घूमने जाते हैं लोग। तो यहाँ पर मतलब कि इनके संबंध सामान्य होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस समझौते के भी कुछ विवाद थे, कुछ आलोचना की गई थी। फिलिस्तीनी लोगों ने इनका विरोध किया था और उन्होंने इसे विश्वासघात कहा, क्योंकि फिलिस्तीनी राज्य के बिना समझौता किया गया था। ये अरब दुनिया में विभाजन हो गया था, जिसमें कतर, कुवैत, अल्जीरिया ने इस चीज का विरोध किया, यानी कि वो इजराइल को मान्यता नहीं देना चाहते थे। 7 अक्टूबर 2023 का हमास हमला होता है और समझौते पर असर पड़ता है, लेकिन यूएई इजराइल के संबंध बिल्कुल वैसे के वैसे बने रहते हैं। यानी कि अगर हम आज की बात करें तो जो इजराइल और यूएई, इसके साथ मिस्र, इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं, जो हमारा आज का एक तरह से सभी के मन में सवाल है कि सऊदी अरब जो है वो अब्राहम समझौते में इसमें शामिल होगा या नहीं। क्या सऊदी अरब अब इजराइल को मान्यता दे देगा? अगर देता है तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं मध्य पूर्व में, क्या क्या असर पड़ सकता है, और अगर मान्यता नहीं देता तो ये ट्रंप का दावा किस हद तक हमें झूठ दिखाई देता है। तो अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं शामिल होने की। फिलहाल अगर हम बात करें तो सऊदी अरब जो है उन्होंने अब्राहम समझौते में शामिल होने की ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। हालांकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अभी तक यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिंट दिए हैं कि सऊदी अरब जल्दी ही इसमें शामिल होने वाला है। खास करके सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे से पहले उन्होंने ये बात कही है। ट्रंप मानते हैं कि सऊदी बहुत ही जल्दी इसमें शामिल होगा, लेकिन सऊदी पक्ष ने स्पष्ट शर्त भी रखी है इसमें कि इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की दिशा में ठोस प्रगति होनी जरूरी है। इसके साथ ही हाल ही में जो बयान आया है उस बयान में क्या कहा गया है। व्हाइट हाउस में जो संवाददाता उन्होंने बातचीत की, ट्रंप से कहा कि सऊदी अरब को अब्राहम समझौते में शामिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, बहुत ही जल्द होने वाला है। उन्होंने एमबीएस के 18 नवंबर को होने वाले जो व्हाइट हाउस दौरे से पहले ये चीज दोहराई कि यह समझौता क्षेत्रीय शांति के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो ट्रंप की रणनीति कैसी है। ट्रंप ने एमबीएस को F-35 जो फाइटर जेट है उसकी बिक्री पर विचार करने का संकेत भी दिया है। ये दौरे ये जो है जो $142 बिलियन रक्षा सौदे का एक हिस्सा है, यानी कि $142 बिलियन का ये सौदा किया जा रहा है। ये दौरे के दौरान आर्थिक सुरक्षा सहयोग और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल सामान्यकरण पर भी दबाव डाल सकता है। अब देखिए सऊदी अरब की स्थिति क्या है इसमें। तो शर्त क्या रखी है? सऊदी ने स्पष्ट कर दिया कि इजराइल के साथ संबंधों के लिए फिलिस्तीन मुद्दे पर प्रगति करनी जरूरी है। एमबीएस ने 60 मिनट इंटरव्यू में कहा है कि बिना दो राज्य यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के बिना सामान्यकरण संभव नहीं हो सकता। सऊदी विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि गाजा से इजराइल की वापसी, फिलिस्तीनी सुरक्षा मजबूत करना, गाजा वेस्ट बैंक का एकीकरण जरूरी है। यानी कि एक तरह से सऊदी ये शर्त रख रहा है कि अगर इजराइल को मान्यता देनी है तो उसके लिए फिलिस्तीन राज्य की हमें फिर से पुनर्गठन करना होगा, उसको मजबूत करना होगा, उसकी सुरक्षा को, इजराइल की वापसी होनी चाहिए और गाजा वेस्ट बैंक का एकीकरण होना जरूरी है। इसके अलावा जो दौरा किया जा रहा है उसका मुख्य फोकस क्या है? रक्षा, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवेश करना। 19 नवंबर को यूएस सऊदी के बिजनेस काउंसिल के साथ शिखर सम्मेलन भी होने वाला है, लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं कि सामान्यकरण अभी इमीडिएट नहीं हो सकता, क्योंकि एमबीएस जो फिलिस्तीनी राज्य पर अमेरिका समर्थन चाहते हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब अगर इजराइल को मान्यता देता है तो इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं।
तो क्या क्या बदलेगा? पहली बात तो यह है कि ऑफिशियली अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे पर बात करने की एक तरह से अपने पक्ष रखे, अपने विचार रखे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर कैसा कुछ ऐसा होता है तो राजनीतिक और कूटनीतिक बदलाव देखे जाएंगे। यानी कि अरब दुनिया, जो अरब देश है, मुस्लिम कंट्रीज है, जिनको मध्य पूर्व या फिर अरब कंट्रीज बोलते हैं, वो एक तरह से मुस्लिम मेजोरिटी देश है, तो उनमें विभाजन हो सकता है। सऊदी का ये कदम बाकी मुस्लिम देश जिसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इन सभी को भी प्रेरित कर सकता है, जिससे इजराइल की जो क्षेत्रीय स्वीकारता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ इसका विरोध करेंगे, कतर, ईरान और कुछ अन्य अरब देश इसका विरोध करने वाले, जिससे नया एक तरह से ग्रुप बन सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी है। यहाँ पर मुख्य ईरान है। ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए ही ये अब्राहम समझौता किया गया था। सऊदी अरब, इराक, इसमें टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इसके साथ ही ये जो तुर्कमेनिस्तान है, ओमान है, यमन है, यूएई है, तो ये छोटे छोटे जो देश हैं इनमें हमें विभाजन को देखने को मिल सकता है। इसके बाद फिलिस्तीन मुद्दे पर भी असर पड़ेगा। अब्राहम समझौते ने फिलिस्तीन राज्य को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, जिससे फिलिस्तीनियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा है। सऊदी का शामिल होना फिलिस्तीन प्रक्रिया को और कमजोर कर सकता है, क्योंकि सऊदी की साख जो है अरब दुनिया के नेता के रूप में कम हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब को एक तरह से अरब दुनिया का नेता माना जाता है। हाल ही में जो अभी सर्वे किया गया तो उसमें 96% सऊदी जो है गाजा हमले के खिलाफ इजराइल से संपर्क तोड़ने के पक्ष में, यानी कि 96% जो लोग हैं सऊदी अरब के, वो ये चाहते हैं कि इजराइल के साथ सऊदी के संबंध खत्म हो जाए। अमेरिका का प्रभाव कैसे बढ़ सकता है? ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि ट्रंप जो है इसे सुरक्षा गारंटर के रूप में इसको मजबूत कर सकते हैं, लेकिन बिना फिलिस्तीन प्रगति की ये अमेरिकी विश्वसनीयता को भी कम कर सकता है। इसके अलावा सुरक्षा सैन्य पर क्या प्रभाव होगा? ईरान के खिलाफ गठबंधन भी बन सकता है। सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन अब्राहम अलायंस बन सकता है, जो कि ईरान और उसके जो प्रॉक्सी, जिसमें हमास, हूती, उनके खिलाफ जो मजबूत संगठन बनेगा। इजराइल की जो मिसाइल डिफेंस तकनीक है सऊदी को मिल जाएगी और संयुक्त खुफिया सहयोग भी बढ़ेगा। इसके अलावा सऊदी को F-35 जेट्स, उन्नत हथियार मिल सकते हैं, लेकिन इजराइल की मंजूरी उसके लिए जरूरी होगी। इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा। ईरान को अलग थलग करने की ये कोशिश चल रही है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में इजराइल की एनेक्सेशन को सऊदी रेड लाइन मानता है, जो कि नॉर्मलाइजेशन को रोक सकता है। हवाई क्षेत्र बंद करने जैसी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। आर्थिक व्यापारिक बदलाव क्या होंगे? व्यापार बूम हो सकता है। सऊदी का तेल जो है इजराइल की तकनीक का मेल होगा, और यूएई और इजराइल के जो व्यापार है 2021 में अगर हम देखें तो $1.2 बिलियन तक पहुंचा था। सऊदी के साथ ये है $10 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट तेज होंगे, जो कि भारत को फायदा दे सकते हैं। इसके अलावा सऊदी का जो विजन है 2030 में पर्यटक टेक इजराइल की इनोवेशन से जोड़ेगा, लेकिन गाजा युद्ध ने निवेश को धीमा किया है। इसके अलावा ऊर्जा बाजार भी बढ़ सकता है। सऊदी तेल इजराइल के साथ पश्चिमी बाजारों में चला जाएगा, जैसे कि यूएई के साथ अभी हो रहा है। इसके अलावा सरकारी सत्र पर भी अविश्वास बढ़ सकता है, जैसे कि सितंबर 2025 में दोहा का हमला हुआ था। इजराइल ने कतर में हमास मध्यस्थ जो थे उन पर हमला किया, जो कि अमेरिकी मध्यस्थता का केंद्र थे। इससे कतर के अलावा सऊदी, यूएई और अन्य जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें डर फैल सकता है कि इजराइल उनकी संप्रभुता का सम्मान नहीं करेगा। इसके अलावा कतर के जो पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान है, उन्होंने इसे धमकी कही है और सामूहिक जवाब की डिमांड की है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसे आपराधिक भी बताया है कि ये पूरी तरह से अपराध करने जैसा होगा। इससे जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका सुरक्षा गारंटी पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि यूएस ने हमले को इस हमले को नहीं रोका था। इसके अलावा ईरान और इजराइल का युद्ध जो जून 2025 में हुआ, इजराइल ने ईरान पर हमले किए और जीसीसी यानी कि गल्फ कंट्रीज को डराया है कि वे अगले निशाने हो सकते हैं। ओमान के जो विदेश मंत्री 2025 में नामा डायलॉग, इन्होंने इजराइल को क्षेत्रीय खतरा कहा है, और सऊदी ने ईरान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश को भी दरकिनार कर दिया। फिलिस्तीन मुद्दा इसमें फिर से एक तरह से साइड हो सकता है। इजराइल के वेस्ट बैंक पर कब्जा और 2 राज्य समाधान को खारिज करने से सऊदी जैसे देशों ने सामान्यकरण रोका है। सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने कहा है कि बिना फिलिस्तीनी राज्य के कोई भी डील नहीं होगी। इसके अलावा अमेरिका की जो विश्वसनीयता है, गल्फ कंट्रीज देशों ने यूएस को बेकार रक्षक कहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को नहीं रोका। अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया।
अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो अभी डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें क्या चीज कही गई है, अगर कोई भी देश किसी एक कंट्री पर अटैक करता है तो इट मीन्स उसको दूसरे देश पर भी अटैक माना जाएगा, यानी कि दोनों देश मिलकर उस हमले का सामना करेंगे। अब देखिए, जैसे कि पाकिस्तान के पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो इसी तरह से ही सऊदी अरब जो है, अगर उस पर किसी देश के द्वारा अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान को उसका साथ देना होगा। तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 3 या फिर और न्यूक्लियर वॉर जैसी संभावनाएं बढ़ती हैं। भविष्य के प्रभाव क्या हो सकते हैं इसमें, सुरक्षा परिवर्तन, जो गल्फ कंट्रीज हैं अब इजराइल विरोधी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रही हैं। सऊदी ने पाकिस्तान से परमाणु सहयोग को बढ़ावा दिया है। अब्राहम समझौते का क्या असर होगा इसमें, विस्तार रुक चुका है, कजाकिस्तान जैसे जो गैर खाड़ी देश है उनसे ही जुड़े रहे, जन अविश्वास और सरकारें जो है दबाव में रह रही हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय गठबंधन, ईरान से संबंध सुधार हो रहे हैं, हूती, हिजबुल्ला जैसे जो समूह है उनका समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, आपको इसमें क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है, लेकिन एक सवाल है सबके दिमाग में कि अगर सऊदी अरब हाँ कह देता है तो क्या हमास, हिजबुल्ला चुप रहेंगे या ये समझौता एक नया युद्ध शुरू करने वाला है। तो ये सवाल अभी भी मन में बना हुआ है, जब तक कि सऊदी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डिक्लेयरमेंट नहीं आ जाती, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती, तब तक ये सवाल हमारे मन में ऐसे ही बना रहेगा। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताइएगा। अब इस समझौते से शांति होगी या फिर से कोई एक नया विवाद जो है बढ़ सकता है। तो अगर आपको ऐसे ही मतलब कि देश विदेश की खबरों के लिए वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम यहाँ पर करंट अफेयर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे से डीपली हर एक टॉपिक को कवर करके यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसी जानकारी सभी को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। इसके साथ ही आपको इस समझौते के बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।